हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का समय हम लेंगे। इसमें आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा, सीबीटी 2 का, तो इसमें 2 पोर्शन आता है, जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और एक ट्रेड का सेशन आ रहा है। तो आज भी ट्रेड का ही सेशन है। इसमें आपको पता है कि हम ट्रेड में 2 सेशन चलाते हैं, एक फिटर का चला रहे हैं और एक हम इलेक्ट्रीशियन का चला रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है और आज जो चैप्टर आया है वो आज 5वां चैप्टर आया है। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको फिटर का भी सेशन आ रहा है। फिटर में भी 2 लेक्चर हो गया है और अगला लेक्चर भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके सारा रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस में आपको एक बेसिक साइंस का लेक्चर चलता है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चलता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करेगा तो इसमें भी 2 लेक्चर हो गया है, एक लाइन्स हुआ है और एक इंस्ट्रूमेंट हुआ है। 2 चैप्टर कंप्लीट हुई है और तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट हुई है वो प्रोजेक्शन है। तो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है और बेसिक साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, जिसमें थ्योरी पार्ट खत्म है और इसी का न्यूमेरिकल आ रहा है। तो आज का अगर बात करेगा ट्रेड का, तो आज ट्रेड जो लिए हैं, आपको पता है कि इस ट्रेड में आपको मैग्नेट चैप्टर आज हम उठाए हैं। और मैग्नेट का अगर बात करिएगा तो मैग्नेट पार्ट ए में भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। क्या है कि देखिएगा सिलेबस में मैग्नेट नहीं है, लेकिन कुछ मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वहाँ से बनाया जाता है क्वेश्चन। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करिएगा तो महत्वपूर्ण चैप्टर जो उठाए हैं वो मैग्नेट है, जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी में भी काम करेगा। तो इसको बहुत कंसेप्ट से पढ़िएगा। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 60 देखने को मिलेगा, जिसमें हम 30 में बांट दिए हैं। इसमें 2 लेक्चर आएगा, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। तो इस 30 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि इसका कुछ ऑप्शन भी है जो थ्योरी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जोड़ के पीडीएफ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जो देखिएगा वो प्रीवियस का ही प्रश्न लाए हैं और प्रीवियस के साथ जो भी प्रश्न बना है उसी को एनालिसिस और इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आज का पहला प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल क्या होता है? तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल जो होता है उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका हम एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर जैसे 2 चुंबक लेते हैं, एक चुंबक ए लेते हैं और एक चुंबक ए है, इसका प्रबलता मानते हैं m1 है और इसकी प्रबलता m2 है और ए है जो बीच की दूरी कितना है तो r है, या कैपिटल R भी ले सकते हैं। तो इसके बीच लगने वाले बल अगर बात करेगा तो बल जो लगेगा वो 2 चुंबक के प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसका जो बीच की दूरी होता है, जो बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताएं कि 2 मैग्नेट लीजिएगा, एक m1 प्रबलता वाले और दूसरा m2 प्रबलता वाले। अब ये बताइए कि दोनों प्रबलता के बीच की दूरी क्या दिए हैं? तो बीच की दूरी r हुआ है। तो इसके बीच लगने वाले बल है जो दोनों प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही सवाल पूछा गया है कि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल क्या होता है? तो कार्यरत बल जो होगा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पूरा एक्सप्लेन अगर देखिएगा तो इसका पूरा फॉर्मूला जो बनता है वो F बराबर बनता है म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r²। ये सारा फार्मूला हो गया जी, इसका पूरा हो गया किसका? तो चुंबकीय बल का। अगर इसी में म्यू नोट का अगर बात करिएगा तो म्यू नोट का वैल्यू भी याद रखेगा, कभी कभी म्यू नोट का वैल्यू भी पूछ देता है। तो म्यू नोट का अगर वैल्यू का अगर बात करिएगा तो म्यू नोट का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। तो ये भी याद रखेगा कि म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। F बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व का अगर बात करेगा तो फ्लक्स घनत्व होता है जो φ/a होता है, φ/a होता है। अगर फाई का बात करेगा तो फाई क्या है? तो फाई एक वेबर है, फाई वेबर है और ए हो गया क्षेत्रफल हो गया। अगर वेबर का अगर बात करेगा तो वेबर हम बताते हैं कि जैसे ए मैग्नेट हुआ,
और मैग्नेट में ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं, और साउथ पोल पर समाप्त होता है। इसी तरीका से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर समाप्त होगा। इसी से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर समाप्त होगा। तो ये चुंबकीय बल जो ग्रुप हुआ, समूह हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। तो क्या हो गया? फाई है जो फ्लक्स है, इसको हम कह सकते हैं क्या है? तो फाई है जो फ्लक्स है, और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। तो फ्लक्स घनत्व अगर पूछेगा तो फ्लक्स घनत्व फाई बाई ए हो गया। ये फ्लक्स हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। फ्लक्स का अगर ए साई मात्रक पूछेगा तो ए साई मात्रक इसका वेबर होता है। फ्लक्स का ए साई मात्रक वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक अगर पूछ दिया तो सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व का जो फॉर्मूला होता है फाई बाई ए होता है, और फाई का ए साई मात्रक क्या होता है? तो वेबर, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। कभी कभी यहाँ से वैल्यू भी पूछ देता है कि बताइए कि एक वेबर बराबर कितना होता है? एक वेबर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो इससे भी प्रश्न बनता है। इसलिए देखिए, ये चैप्टर जो मैग्नेट है, जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो समझते होंगे कि कौन कौन सा फिजिक्स में है जो चैप्टर है जो पेपर ज़्यादा बनता है उससे। ये बहुत अच्छे से आपको जानकारी भी होगा। मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट एक स्पेशल यहाँ सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैग्नेट किसके रिलेटेड पूछता है? तो जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ उसके माध्यम से पूछ लिया जाता है। जिस माध्यम से आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से दो को बनता है, एक ट्रांसफार्मर भी बन जाता है और एक मैग्नेट से भी क्वेश्चन बन जाता है। मैग्नेट से भी बन जाता है। तो इसी तरीका से आपको हम कम क्वेश्चन करवाएंगे, 30 करवाएंगे कि इसका ऑप्शन जो भी देगा और जिससे इसको फैक्ट बनेगा उसको हम फैक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में बोला गया है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो जो अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होता है उसको हम डाई चुंबक कहते हैं। डाई चुंबक या डाई मैग्नेटिक कहलाता है। समझिएगा, जैसे चुंबक अगर पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ का अगर बात करेगा तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है डाई मैग्नेटिक, एक होता है डाई मैग्नेटिक, याद रखिएगा। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। एक होता है फेरोमैग्नेटिक। राइटिंग नहीं समझ में आएगा, लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं। डाई मैग्नेटिक हो गया, इसी को हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं दूसरा को, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का हिंदी का अगर बात करेगा तो ये हो गया प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक इसको हम बोलते हैं क्या सा? तो अनुचुंबक। अनुचुंबक, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लौह चुंबक बोलते हैं। तो आप समझिएगा, जैसे डाई मैग्नेटिक होता है जो प्रतिकर्षित का गुण रखता है। डाई मैग्नेटिक होता है जो एक दूसरे से प्रतिकर्षित का गुण रखता है। अनुचुंबक बोलेगा तो अनुचुंबक है जो कुछ अल्प मात्रा में आकर्षित का गुण रखता है। और फेरोमैग्नेटिक होता है जो प्रबल आकर्षित गुण रखता है। सिंपल समझिएगा, जो प्रतिकर्षित गुण जो सटाएं और क्या होता है ऑपोजिट या विपरीत दिशा में हट जाए तो उसको हम प्रतिकर्षित गुण करते हैं। तो प्रतिकर्षित गुण में कौन चल जाएगा? तो प्रतिचुंबक चल जाएगा। अनुचुंबक होता है जो कुछ मात्रा मतलब अल्प मात्रा में आकर्षित होता है। और फेरोमैग्नेटिक अगर बात करिएगा तो फेरोमैग्नेटिक है जो प्रबल मात्रा में आकर्षित करता है। इसका एग्जाम्पल बात करिएगा तो इसमें जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, निकेल हो गया। उसी तरीका से पैरामैग्नेटिक की अगर बात करेगा तो जैसे पैरामैग्नेटिक में अगर बात करेगा तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिसमें लास्ट में मान लगा हो पैरामैग्नेटिक हो गया। इसमें बात करेगा तो इसमें हो गया तांबा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ कौन सा है? तो डाई मैग्नेटिक है। कौन सा होगा? डाई मैग्नेटिक, जिसको हम प्रतिचुंबक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। समझिएगा, जैसे कि मैग्नेट ले लिए तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल। तो ये बताइए बाहर की ओर जाता है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ। तो ये पूछता है कि चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है। बोलता है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है उसको क्या बनाने के लिए उपयोग करते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ समझिएगा, जैसे चुंबक 2 प्रकार का होता है। अगर चुंबक का बात करेगा तो चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो अस्थायी चुंबक होता है
और एक होता है जो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। अब अस्थायी चुंबक होता है जो मतलब फिक्स हो गया। जो भी अस्थायी चुंबक होता है जैसे ये स्टील का बना होता है, स्टील का, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह में पीछे देखिएगा तो गोल गोल जो रहता है वो अस्थायी चुंबक है, उसमें फिक्स है, जो भी दिया हुआ है वो फिक्स हो गया। लेकिन अस्थायी चुंबक अगर बात करेगा तो अस्थायी जैसे चुंबक हो गया, जैसे विद्युत देते हैं, किसी भी कॉइल से या किसी भी तार से अगर विद्युत गुजारिएगा तो चारों ओर क्या होता है, तो चुंबक क्रिएट हो जाता है, मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जब तक उसमें विद्युत रहेगा तो मैग्नेट रहेगा या मैग्नेट का गुण रहेगा, और जैसे विद्युत हटा लीजिएगा तो मैग्नेट का गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो वही बोला है कि अगर जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है तो वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो वेबर होता है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक पूछेगा कि बताइए सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक हो जाता है मैक्सवेल। क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। और ये भी हम बताएं कि एक वेबर का अगर बात करेगा तो एक वेबर होता है तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें अगर बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर एसआई मात्रक बात करेगा तो क्या होता है, टेस्ला होता है। और अगर सीजीएस मात्रक की बात करेगा तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है। और ये भी याद रखिएगा कि एक टेस्ला का अगर बात करेगा तो एक टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो चुंबकत्व के लिए शील्डिंग और स्क्रीनिंग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो मृदु इस्पात कहते हैं। मृदु इस्पात कहते हैं। चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो मृदु इस्पात बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करिएगा, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का उपयोग हम करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लोहा नहीं देता तो आप कोबाल्ट और निकल भी ले सकते हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकल से ज्यादा यूज होता है जो विद्युत चुंबक किसको होता है, तो लोहा का होता है, क्योंकि लौह पदार्थ में ही आता है तीनों। लेकिन सबसे अगर ऑप्शन दे और चुनना रहेगा तो लोहा पहले स्थान पर मानिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि कुछ कैंडिडेट का कहना था कि जो ट्रेड का आप लेक्चर ले रहे हैं वो ट्रेड को रेगुलर सेशन इस पर देखिए। तो देखिए इसको रेगुलर देने से कोई फायदा नहीं है, आपको बता देते हैं। जैसे ये बताइए ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 35% लाना है, मतलब 27 नंबर अप्रोक्स नंबर लाना है। आप टारगेट करिएगा 35, तो इतना आपको प्रैक्टिस करके, कुछ कंसेप्ट होगा तो प्रैक्टिस करके ही आ जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन जो एक ऐसा ट्रेड होता है जो साइंस से जुड़ा हुआ है, खास करके फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा लेक्चर पर डे लाना उचित नहीं है। हाँ, हम पार्ट ए पर आपको पर डे लेक्चर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे पेपर का जैसे डेट आता है या रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि दिन भर में हम 1 से 2 लेक्चर आपको हम इसको देंगे और एक लेक्चर बीच करके आपको हम ट्रेड को देना शुरू कर देंगे। तो पेपर में भी अभी टाइम है, इसलिए आपको पर डे 2 लेक्चर मिलेगा। अगर जिस दिन ट्रेड बीट करेगा उस दिन आपको पार्ट ए का 2 लेक्चर मेरा जाएगा। इसी तरीका से फीडर का भी सेशन आ रहा है, तो फीडर का भी जो भी ट्रेड कैंडिडेट हैं वो फीडर का भी सेशन लेते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा पदार्थ होता है। तो जस्ट आपको हम बताएं कि चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का उपयोग करते हैं और इस्पात को ही हम क्या बोलते हैं, तो स्टील बोलते हैं। तो सा से याद रखिएगा, सा से अस्थायी और स्टील। अस्थायी स्टील होता है, ठीक है। उसी तरीके से अस्थायी होता है जो विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत हटा दीजिएगा तो चुंबक के गुण रहेगा और विद्युत हटा लीजिएगा तो चुंबक का गुण नहीं रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। बोला है कि कौन सी ऐसा धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो चुंबक के द्वारा आकर्षित कौन सा नहीं होगा, तो एल्युमिनियम है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। हम ये भी बताए थे कि चुंबकीय पदार्थ में हम बताए थे कि चुंबकीय पदार्थ का गुण का करके बात करेगा तो एक कौन सा होता है, तो एक डाईमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का बात करेगा तो प्रति चुंबक होता है, प्रति चुंबक होता है।
ये बताइए कि इसका डाइमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक का बात करेगा तो इसको हम अणु चुंबक कहते हैं, अणु चुंबक कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको लौह चुंबक कहते हैं। राइटिंग समझ में नहीं आएगा, लिखने में दिक्कत होता है दोस्त, समझिएगा। बस रिपीट कर देते हैं, प्रति चुंबक हो गया, ये अणु चुंबक हो गया और ये लौह चुंबक हो गया। अब लौह चुंबक में ही एग्जाम्पल आता है कौन कौन, तो आयरन Fe हो गया, फिर निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ठीक है, फिर अणु चुंबक में बताया था कि याद रखेगा जिसका लास्ट में मन लगा हो तो एल्यूमिनियम भी आ जाता है, जो अणु चुंबक में आता है। और प्रतिकर्षित का गुण कौन रखता है, जो कौन, तो डाइमैग्नेटिक प्रतिकर्षित का गुण रखता है। और इसमें यह कि याद रखिएगा कॉपर होता है जो प्रतिकर्षित का गुण रखता है। इसका एक्सप्लेन और आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा 11 नंबर में। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि स्टील की चुंबकत्व करने की कठिन क्यों होती है। बोला है कि स्टील को चुंबकित करने कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है, तो स्टील को चुंबकित करने का कठिन होते हैं जो अधिक घनत्व के कारण भी, अधिक धारण क्षमता के कारण भी और प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण भी। हम बताए थे कि किसमें जाएगा, तो अणु चुंबक में जाएगा और अणु चुंबक में अल्प मात्रा में होता है, इसलिए बोला है कि प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गलत कथन का चुनिए। तो गलत कथन चुनने से पहले आप सही जो कथन दिया उसको निकालने की कोशिश करिए। बोला गया है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सही दिया है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये जैसे मैग्नेट हम लिए तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। और अगर हम दूसरा मैग्नेट भी लेते हैं और दूसरा मैग्नेट को भी हम यहाँ नॉर्थ पोल बना देते हैं, इसको हम साउथ पोल बना देते हैं, तो देखिए ये दोनों हो गया जो सेम हो गया। तो समान पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सही दिया गया है, बी नंबर सही है। अगले देखिएगा, बोला है चुंबकीय पोल सदैव समान समर्थ के होते हैं। तो चुंबकीय पोल है सदैव समान समर्थ का होता है। जैसे ये बताइए नॉर्थ पोल हो गया और इस नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये दोनों समान होते हैं, तो ये भी सही है। फिर अगला दिया है, ए में दिया है कि एक चुंबक पोल रह सकता है। ये बताइए, हम बोले थे कि कभी भी कोई भी मैग्नेट लीजिएगा तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इसको से बीच में काट भी दीजिएगा तो काटला के बाद ये साउथ पोल क्रिएट ले लेगा, ये नॉर्थ पोल ले लेगा। तो मैग्नेट को सिंगल पोल अस्तित्व में नहीं रहता है, कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल बना ही नहीं सकता है। जैसी काटेगा जैसी फिर वो नया जनरेट कर लेता है। तो यहाँ बोला गया है, जो गलत बोला गया है कि एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, नहीं, जब भी रहेगा तो दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा। तो यही है जो गलत दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबक वाहक बल एमएमएफ का इकाई क्या होता है। तो चुंबक वाहक बल जिस तरीका से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वोल्ट होता है, उसी तरीका से चुंबक वाहक बल का होता है एम्पियर टर्न होता है, जिसको ए से एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसी को हम क्यूरी ताप कहते हैं। इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। हम बोले कि चुंबक के पदार्थ तीन प्रकार का होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक होता है, समझिएगा, ये डाइमैग्नेटिक हो गया। दूसरा बात करेगा तो दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा बात करेगा तो तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। हिंदी हम आपको बता देते हैं। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। इसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबक, लिख लीजिएगा, लिखाता नहीं है, प्रतिचुंबक। इसको हम बोलते हैं अनुचुंबक, और इसको हम बोलते हैं लौह चुंबक। अब ये बताइए कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक हो, जैसे हम निकेल ले लिए, कौन सा, या लोहा ले लिए, आयरन हम ले लेते हैं। तो ये बताइए, अगर हम आयरन लेते हैं तो इसमें एग्जांपल हम बताए थे कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट होता है। अब आयरन को पूरी तरह से गर्म करिएगा क्यूरी ताप पर 973 डिग्री केल्विन पर, 973 केल्विन पर इसको गर्म करिएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, तो इसका रूप ले लेता है, अनुचुंबक का रूप ले लेता है। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए लौह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित अगर करना है तो हमको किस ताप पर गर्म करना होगा, तो क्यूरी ताप पर गर्म करना होगा। तो लौह चुंबकीय में तीन को आता है, एक Fe आता है, एक निकेल आता है, और एक आता है Fe हो गया, निकेल हो गया, और एक आता है कोबाल्ट। अब ये तीनों का अगर क्यूरी ताप पर गर्म करिएगा तो तीनों के क्यूरी ताप पर गर्म करिएगा तो जस्ट आपको अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। बोला धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। अगले देखिएगा, घरेलू वायरिंग में हरे रंग की तार का अर्थ प्रयोग करते हैं। हम ये भी बताए थे कि जो अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं, तो सही है। बोला है कि विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए समान मात्रा किलोवाट घंटा होता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो खर्च होता है वो किलोवाट आवर में हम ज्ञात करते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जो गलत दिया गया है।
है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो ज्ञात करते हैं वो दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। कौन सा नियम से? तो दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति किसका होती है। जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का अगर बात करेगा कि अधिकतम आवृत्ति किसका होता है, तो अधिकतम आवृत्ति जो होता है वो किसका होता है, तो गामा किरणें का होता है। ट्रिक हम बता देते हैं, जिसे याद रखिएगा, गाये पद्री असु रेदी, गाये पद्री असु रेदी, असुरेदी। अब इस तरफ आइएगा तो इस तरफ जो आवृत्ति बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ता है, और इस तरफ जाइएगा तो इस तरफ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब ये बताइए कि गामा का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है। बोला है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बात कर रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फॉर्मूला हम बताए -N बताए थे, फाई है जो क्या है, फ्लक्स है, माइनस है। तो ये बताइए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है, और ये बात कौन बोला था, तो लेंज के नियम में कहा गया था। सिंपल हम समझाते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो -N होता है। ये माइनस है जो इसका वैल्यू का बात ना करता, माइनस इस बात का विरोध करता है कि जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे आपको पिताजी हैं, तो पिताजी का अगर विरोध करिएगा तो पिताजी से ही आप जिसे आए हैं, और उन्हीं का विरोध करिएगा तो आपको घटना तय है, ठीक है। उसी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का ही विरोध करता है, इसीलिए लेंज का नियम इसको नेगेटिव लगाया है, और ये लगाया था किसमें, तो लेंज के नियम में लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हेनरी किसका मात्रक है। तो अगर हेनरी का अगर बात करते हैं तो हेनरी होता है जो प्रेरकत्व का मात्रक है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि इंडक्टेंस का चिन्ह किसका होता है। तो अगर इंडक्टेंस का बात करेगा कि इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है, तो इंडक्टेंस का चिन्ह होता है एल। इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है, तो एल होता है। अगर एक्स का बात करेगा तो ई होता है जो कैपेसिटर का चिन्ह होता है, कैपेसिटर का चिन्ह होता है। कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना, और इंडक्टेंस का काम, जैसे इंडक्टेंस का काम होता है जो प्रेरकत्व कहते हैं, इसको काम होता है धारा को कंट्रोल करना, धारा को कंट्रोल करना। तो इंडक्टेंस का चिन्ह हो गया एल, और कैपेसिटर का चिन्ह होता है क्या, तो एक्स होता है, या इसको सी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि इंडक्टेंस की इकाई क्या होता है। तो अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि इंडक्टेंस का इकाई क्या होता है, तो हेनरी होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न बोला है कि 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बोला 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन एम्पियर। दोस्तों बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन है जो बहुत लंबा है, यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सीधे आंसर याद कर सकते हैं कि प्रीवियस में ही पेपर ही बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है। तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति जो होता है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि किसके बराबर होती है, तो प्रकाश की गति के बराबर होती है। लेकिन आपसे क्या प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होता है जो रेडियो तरंग में गामा किरणें तक बढ़ती है। तो ये बताइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो गति होता है वो रेडियो तरंग से गामा किरणें तक बढ़ती है, रेडियो तरंगे से गामा किरणें तक बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रेडियो तरंगे से गामा किरणें तक बढ़ती है। आपको पता है कि हम बताएं कि गाय पद्री असुरेदी, गाय पद्री असुरेदी। अभी बताइए इस तरफ आइएगा तो गामा के आपको पता है कि गामा जो होता है उसका विकिरण बहुत ज़्यादा होता है, गामा रेज छोड़ता है उसका विकिरण ज़्यादा होता है। तो ये बताइए यहाँ रेडियो तरंग हो गया, तो रेडियो तरंगे से गामा की तरफ जाइएगा तो इसका क्या होगा, तो किरणें तक बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। बोला है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो केंद्र के समान और छोटा होता है, केंद्र के समान और छोटा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित क्या होती है? तो आपको हम बताए थे कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है और प्रकाश की गति जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की गति की अगर बात करेगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो दोनों की गति क्या होता है? तो बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है। बोला है कि पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत वाहक या विद्युत चुंबक की चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है तो वर्तनों की संख्या बढ़ाकर, वर्तनों नहीं है ये, जिसे कि हम कह सकते टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की या फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकत्व का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी भी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? बोला है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है। तो ये बताइए कि हम मानते हैं कि दक्षिण हस्त का नियम आप पढ़े होंगे, तो इस तरीका से ऊपर जो जाता है वो धारा की दिशा को बताता है और एक चौबगल जो इस तरीका से बनता है वो किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा को बता सकता है, यही चुंबकीय बल को बताता है, बल को बताता है। तो वही बोला कि एक धनावेशित जो ऊपर की ओर चल रहा है और जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करते हैं तो बल की दिशा किस दिशा में होगा? ये बताइए। बल की दिशा दक्षिण हस्त से निकालिएगा तो किस साइड में चल जाएगा? तो पश्चिम दिशा में चल जाएगा। बल की दिशा किस साइड चल जाएगा? तो पश्चिम दिशा के चल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक परिनालिका, बोला है कि एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे की गुटके कुंडली के रूप में डुबा दिया जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बोला है कि एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गुटके कुंडली के रूप में डुबा दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जैसे कि जब परिनालिका बनाइएगा तो इस तरीका से मानते हैं परिनालिका बनाए और इस पर अगर फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो ये परिनालिका हो गया। और इसमें अगर मानते हैं कि कोई गुटका डाल देते हैं जो लौह पदार्थ है तो वो भी चुंबकित होगा। तो ये बताइए कि ये भी चुंबकित अगर होगा तो इसका चुंबकत्व क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होते हैं? तो हम जस्ट अभी आपको हम बताए थे कि गाए पद्री असु रेदी, गाए पद्री असु रेदी, गाय पद्री असु रेदी। हम बताए थे कि इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और इस तरफ आइएगा तो आवृत्ति घटेगा, अति आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति क्या होगा? तो बढ़ेगा। अब ये बताइए कि देखिए बोला है कि चुंबकीय तरंगदैर्घ्य अधिकतम है तो इस तरफ से देखिए दृश्य तरंग हो गया, ये दृश्य हो गया तो दृश्य ऑप्शन में नहीं है। रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग भी ऑप्शन में नहीं है, ये हो गया रेडियो तरंग। ये बताइए सूक्ष्म तरंग, तो सूक्ष्म तरंग भी ऑप्शन में नहीं है। ये ऐसे हो गया अवरक्त किरणें, तो देखिए अवरक्त किरणें ऑप्शन में है तो सबसे ज्यादा अवरक्त किरणें का इंफ्रारेड का क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। ये गा से गामा हो गया, आपको हम बता देते हैं। जैसे गाय पद्री असु रेदी का अगर बात करेगा तो ग से गामा हो गया, ए से एक्सरे हो गया, प से परावैंगनी किरण हो गया, द से दृश्य किरण हो गया, अवरक्त किरण हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, रेडियो तरंग हो गया और दीर्घ तरंग हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अवरक्त का सबसे ज्यादा है, अवरक्त सबसे कम पूछेगा तो गामा का, फिर आवृत्ति सबसे ज्यादा पूछेगा तो गामा का। तो ये देखिएगा जब आवृत्ति ज्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा और जब तरंगदैर्घ्य कम होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोले थे कि इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा और इस तरफ आइएगा, अति मार्क करिएगा, इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति घटेगा और इस तरफ आइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। उसी तरीके से इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और इस तरफ आइएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो सबसे ज्यादा अगर तरंगदैर्घ्य का बात करेगा तो किसका है? तो ऑप्शन के हिसाब से किसका है? तो अवरक्त किरणें का है। लेकिन सबसे ज्यादा बोलेगा तो रेडियो तरंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन में रेडियो तरंगे नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात करिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बात करेगा तो दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो दोनों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक भी हम बताए थे तो इसका क्या होता है? तो टेस्ला होता है। और सीजीएस मात्रक बोलेगा तो सीजीएस मात्रक गॉस होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। और एक टेस्ला बराबर बोलेगा कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 4 गॉस होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। तो हम बताए थे कि कोई भी मैग्नेट को अगर लटकाइएगा या चुंबकीय सुई मैग्नेट से ही बनाया जाता है तो चुंबकीय सुई को किस तरफ संकेत करता है, तो उत्तर और दक्षिण तरफ लटक जाता है तो उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तर की ओर संकेत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि इसमें 30 क्वेश्चन हम करवाए हैं और इसमें 30 क्वेश्चन का एक और लेक्चर आएगा और तब पूरी तरह से मैग्नेट आपको 60 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किए हैं और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बना वो भी बताने का कोशिश किए हैं। इसी तरीका से ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। इसी तरीका से पार्ट 2 जल्द आपको हम अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है। अभी दोस्त बता देते हैं कि 1 से 2 दिन मान लीजिए कि 2 दिन के बीच में आपको ट्रेड मिलते रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको रिजल्ट अगर देगा तो आपको 1 दिन बीच करके हम ट्रेड रेगुलर देना शुरू कर देंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तरीका से जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि मेरे एलपी सीवीटी 2 का अगर बात करेगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो 50 नंबर का पूछता है, जिसमें हम 2 पोर्शन चला रहे हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का चला रहे हैं और एक बेसिक साइंस का चला रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तीसरा चैप्टर स्टार्ट है, आपको पता है कि लाइन्स भी खत्म हम कर गए हैं और इसी तरीका से इंस्ट्रूमेंट भी खत्म है, तो जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अगला जो चैप्टर जो सबसे उलझन चैप्टर कौन सा है, प्रोजेक्शन, वो भी हम 20-20 क्वेश्चन करके आपको पूरा हम प्रैक्टिस करवाने का कोशिश कर रहे हैं। बेसिक साइंस में स्पीड एंड वेलोसिटी का सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट है। इसी तरीका से इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी भी कंप्लीट है और इसका इलेक्ट्रिसिटी का 3 लेक्चर आपको न्यूमेरिकल भी मिल गया है। 1-2 लेक्चर आओ इस पर आएगा न्यूमेरिकल का, इसी तरीका से फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि मेरा सेशन या मेरा समझाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं, इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।